Hi everyone, welcome to Mera Physio, a pan-India chain of physiotherapy clinics. इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के कॉजेस, साइन एंड सिम्टम्स एंड रिस्क फैक्टर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के कॉजेस के बारे में। जैसा कि हमने पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बात किया था कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होने का मेन कारण है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन, जिसके कारण इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होते हैं लंग्स में और पैचेस या कैविटीज फॉर्म हो जाती हैं अपर लोब लंग्स में, जो धीरे धीरे प्रोग्रेस करती जाती। हमने ये भी बात किया था कि ट्यूबरकुलोसिस सिर्फ लंग्स में ही नहीं, बाकी बॉडी पार्ट्स में भी हो सकता है। फिर हमने यह भी बात किया था पिछले वीडियो में कि उसके स्प्रेड होने के रूट्स कौन कौन से। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का मेन कॉज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन होता है और ये स्प्रेड सिर्फ एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू हो सकता है। यानी अगर एक पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट खांसता है या छींकता है या कहीं पे स्पिट करता है या थूकता है, हंसता है या बात करता है, ऐसे वक्त जो भी एयर ड्रॉपलेट्स उसके मुंह से, नाक से बाहर निकलते हैं, वो एयर ड्रॉपलेट्स हवा में रहते हैं। जब कोई एक हेल्दी पर्सन या वीक इम्यून सिस्टम वाला पर्सन उस एयर ड्रॉपलेट को, जो हवा में इंफेक्टेड एयर ड्रॉपलेट प्रेजेंट है, उनको इनहेल कर लेता है, तब उसमें पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, यानी ट्रांसमिट हो जाता है। अगर पर्सन हेल्दी है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो उसमें साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिखते हैं स्टार्टिंग की स्टेज में, जिसे हम लेटेंट या डोरमेंट स्टेज कहते हैं। वहीं अगर पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक है, तब उसमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं, जिसे हम एक्टिव फेज कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस का। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन के अलावा कुछ और कॉजेस हो सकते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के कॉजेस। सबसे पहला कॉज हो सकता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। जब भी किसी के बॉडी में एक्सटर्नली ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, यानी किसी दूसरे का ऑर्गन किसी दूसरे पेशेंट को ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो अगर इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, तब पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। कोई पर्सन अगर स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म में है, यानी वो चेन स्मोकर है या अल्कोहल कंजम्पशन कर रहा है काफी लंबे टाइम से, तब उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिसके कारण वो बैक्टीरिया के एक्सपोजर में बहुत जल्दी आ जाता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस उसमें ज्यादा होते हैं। ऐसे पर्सन जब भी कभी किसी एक पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट के सामने आते हैं और उसके द्वारा बाहर किए गए एयर ड्रॉपलेट्स छींक के जरिए या बात करते समय जो सलाइवा बाहर आता है, अगर वो इनहेल कर लेते हैं, तो क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक है, तो उनके में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तीसरे के कॉज हो सकता है कीमोथेरेपी। यानी जब भी कभी किसी कैंसर पेशेंट या कोई कार्सिनोमा का पेशेंट है,
उसको कीमोथेरेपी के डोजेस दिए गए हैं, तो उन पेशेंट्स में ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या ट्यूबरकुलोसिस के किसी भी काइंड से सफर कर सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस वही लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं या स्प्रेड कर सकते हैं जो लोग एक्टिव फेज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस में हैं, यानी जिनमें साइन एंड सिम्टम्स शो होना स्टार्ट हो गए। अगर इनिशियल डेज में ट्रीटमेंट अच्छा है, गवर्नमेंट जैसे डॉट्स ट्रीटमेंट देती है, वैसे अगर ट्रीटमेंट इनिशियल डेज में मिल जाता है तो वो पेशेंट ट्रांसमिट नहीं कर पाता है बैक्टीरिया, और ट्यूबरकुलोसिस के स्प्रेड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के कॉजेस के बाद हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण क्या होते हैं। हमने जैसे अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बात किया था कि दो स्टेज होती है टीबी की, पहली लेटेंट या डोर्मेंट स्टेज, दूसरी एक्टिव स्टेज। लेटेंट या डोर्मेंट स्टेज में साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिखते हैं क्योंकि इन्फेक्टेड पर्सन का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। वहीं एक्टिव टीबी स्टेज में किसी भी पर्सन में जिसको एक्टिव टीबी के फेज में है वो उसमें साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं। क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला और मेजर साइन एंड सिम्टम जो दिखता है वो होता है कफ, यानी खांसी, और खास तौर पे सूखी खांसी। सूखी खांसी अगर 3 हफ्ते से ज्यादा है तब ये एडवाइज किया जाता है कि ट्यूबरकुलोसिस का चेकअप करवा लिया जाए। ये एक एक्टिव टीबी डिजीज का सिम्टम हो सकता है। चेस्ट पेन, अगर किसी को चेस्ट पेन कंटिन्यूअसली बना हुआ है और उस चेस्ट पेन के दूसरे कारण रूल आउट हो चुके हैं, यानी कार्डियोवास्कुलर डिजीज रूल आउट हो चुकी है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स रूल आउट हो चुकी है, तब और उसके साथ अगर कफ भी है तो पेशेंट को ये डायग्नोज करते हैं कि उसे एक्टिव टीबी के स्टेज में आ चुका है। जब भी पेशेंट कफ करता है यानी खांसी करता है, अगर उसके खांसी में जो बलगम या स्पूटम बाहर निकलता है, उसके स्पूटम में ब्लड के स्ट्रेन्स देखने को मिलते हैं, यानी जो स्पूटम व्हाइटिश कलर का है वो रेडिश कलर का हो जाता है। और ऐसे ये एक साइन और एक सिम्टम होता है कि पर्सन एक डोर्मेंट टीबी के स्टेज से एक्टिव टीबी की स्टेज में आ चुका है। बहुत फ्रिक्वेंटली थकान होना, यानी बहुत ज्यादा टायर्ड रहना, दिन में अक्सर टायर्ड रहना, किसी काम को करने में मन न लगना, उसी के साथ चेस्ट पेन रहना, खांसी भी रहना, ये भी कुछ सिम्टम होते हैं एक्टिव टीबी के। वहीं साथ साथ अगर रात में बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही, ठंड लग रही, ऐसे केसेस ये भी एक सिम्टम्स होते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के। क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इसलिए फीवर भी एक सिम्टम होता है एक्टिव टीबी का। लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट लॉस, जब भी कभी पेशेंट एक्टिव टीबी के स्टेज में आ जाता है तो उसको भूख लगना बंद हो जाती है, उसे खाने की इच्छा खत्म हो जाती है, जिसके कारण ही पेशेंट का वेट लॉस हो जाता है, यानी उसमें एक्सेसिव वेट लॉस भी देखने को मिलता है। क्योंकि पेशेंट की डाइट प्रॉपर नहीं है, क्योंकि पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है,
इसलिए पेशेंट में वीकनेस भी बहुत ज्यादा होती। सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस यानी जो एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस था, उसमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो होते हैं, जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, वो प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस से डिफर करते हैं। सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस में टिश्यू रिएक्शन और हाइपर सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए पेशेंट के लंग्स के अपर पोर्शन यानी अपर लोब्स में कैविटीज फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। जब कैविटीज फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है तो पेशेंट को बहुत एक्सेसिव कफ आता है और चेस्ट पेन भी होता है। हमने पहले भी बात किया है कि ट्यूबरकुलोसिस के इनिशियल स्टेज में कभी कोई साइन एंड सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते। ये जनरली किसी भी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आने या उसके निकले हुए एयर ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आने के 1 साल बाद तक सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते। लेकिन अगर इसको बहुत सही टाइम पे डायग्नोस किया जाए या इसका सही से इलाज किया जाए तो ये डिजीज एक क्योरेबल डिजीज है। साइन एंड सिम्टम्स के बाद अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स के बारे में। किनको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? जनरली जो पर्सन हाई रिस्क में होते हैं टीबी डेवलप करने के, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी वो जो रिसेंटली किसी टीबी बैक्टीरिया के एक्सपोजर में आए हैं, यानी टीबी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाले पेशेंट के एक्सपोजर में आए हैं। दूसरा कैटेगरी वो होती है जिसमें किसी भी अदर मेडिकल कंडीशन के कारण पेशेंट का इम्यून सिस्टम वीक है। जैसा हम जानते हैं, एक्टिव टीबी जिसमें इम्यून सिस्टम वीक है, उन्हीं में साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं। डॉर्मेंट या लैटेंट फेज वाले ट्यूबरकुलोसिस में नहीं दिखते, क्योंकि उसमें पेशेंट का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। और जैसे 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 इम्यून सिस्टम वीक होता जाता है तो पेशेंट में साइन एंड सिम्टम्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस कैटेगरी की जिसमें पेशेंट रिसेंटली इन्फेक्टेड हुआ है किसी टीबी बैक्टीरिया से, या किसी टीबी बैक्टीरिया इन्फेक्शन वाले पेशेंट के क्लोज कांटेक्ट में आया है। जब भी ऐसा होता है कि पेशेंट इन्फेक्ट हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि पहला, वो किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आया है जिसको ऑलरेडी इन्फेक्शियस टीबी डिजीज है। दूसरा, यह पर्सन किसी ऐसे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आया है जिसमें हाई रेट है टीबी की। कुछ इस दुनिया में कुछ ऐसे एरिया है जिनमें टीबी होने के रेट्स ज्यादा होते हैं। या वो बच्चे जो 5 साल के कम की एज के हैं लेकिन उनमें पॉजिटिव टीबी टेस्ट पाया गया। इसलिए अगर कोई पर्सन बाहर से इमिग्रेट हुआ है यानी बाहर से आया है, या किसी के क्लोज कांटेक्ट में आया है, जो पर्सन ऑलरेडी इन्फेक्शियस है उसके कांटेक्ट में आया है, या चिल्ड्रन जो या बच्चे जो 5 साल की कम एज के हैं लेकिन उनके में पॉजिटिव टीबी टेस्ट पाया गया है, ऐसे तीनों कैटेगरी के पेशेंट्स को टीबी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो रिस्क में ज्यादा रहते हैं। उसी के साथ अगर कोई हाई रेट ऑफ टीबी ट्रांसमिशन ग्रुप के साथ है, यानी जो बेघर होते हैं
कोई ड्रग यूजर है या कोई ऐसा इंसान जिसको ऑलरेडी HIV इन्फेक्शन है, ऐसे लोग, जो लोग बेघर होते हैं, एक तो उनकी प्रॉपर डाइट नहीं होती है, उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं होता है, इसलिए उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक होता है। जो लोग इंजेक्शन IV या IM के थ्रू ड्रग पीस लेते हैं, ऐसे लोगों का भी ड्रग्स के एब्यूज के कारण, ओवर यूज के कारण उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। किसी भी बैक्टीरिया से फाइट करने में उनका सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं करता है। जिसको HIV है, HIV एड्स इन्फेक्शन है, ऐसे केसेस में ऐसे पर्सन को भी हाई रिस्क होता है कि वो TB इन्फेक्शन हो या वो दूसरे के लिए एक कैरियर बन सकते हैं एक्सपोजर। फिर कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो TB हॉस्पिटल्स में होते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए या होम शेल्टर्स हो गए, अनाथ आश्रम हो गए, या कई कोई नर्सिंग होम हो गया, या रेजिडेंशियल होम जहाँ HIV के पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है। जो लोग ऐसे लोगों के कांटेक्ट में होते हैं, उनमें अगर इम्यून सिस्टम उनका वीक है तो TB होने के उनके रिस्क ज़्यादा होते हैं। और उन्हीं के साथ अगर उनका इम्यून सिस्टम वीक है, उन्हीं के साथ अगर जो भी उनके कांटेक्ट में आते हैं तो वो उनको ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे कैटेगरी, यानी पर्सन विथ मेडिकल कंडीशंस दैट हैव वीक इम्यून सिस्टम। जिनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक है, ऐसे लोगों में रिस्क फैक्टर्स कब ज्यादा होता है? अगर उनको HIV इन्फेक्शन, किसी भी पर्सन को HIV इन्फेक्शन है, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक है HIV के कारण। सो उनमें ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के एक्सपोजर पर वो, उनकी बॉडी, उनका इम्यून सिस्टम फाइट नहीं कर पाते। कोई ड्रग एब्यूज है या अल्कोहल एब्यूज है या स्मोकर है, ऐसे लोगों में भी इम्यून सिस्टम लो पाया जाता है और वो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या किसी भी फॉर्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के रिस्क में ज्यादा होते हैं। सिलिकोसिस, ये एक ऑक्यूपेशनल डिजीज है जिसमें पेशेंट रिस्क में ज्यादा होते हैं अगर वो इस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड। जो लोगों को डायबिटीज मेलाइटस है, डायबिटीज में पेशेंट जनरली इम्यून सिस्टम उनका वीक होता है। ऐसे इम्यून वीक सिस्टम वाले डायबिटीज पेशेंट्स को TB का रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि अगर ये किसी भी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं जो ऑलरेडी TB का इन्फेक्शन है उसको, क्योंकि शुरुआत के 1 साल में पता भी नहीं चलता क्योंकि सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो वो पर्सन जिसको TB इन्फेक्शन है, जब वो डायबिटीज पेशेंट के कांटेक्ट में आता है तो डायबिटीज पेशेंट को हाई रिस्क रहता है कि उसे भी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। कोई किडनी का पेशेंट है या रेनल फेलियर का पेशेंट है, ऐसे पेशेंट्स भी बहुत हाई प्रोन रहते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन से। ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। इम्यूनोलॉजिकल जो रेस्पॉन्स होते हैं वो उनका कम होता है, इसलिए उनके में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का रिस्क ज़्यादा होता है। और अगर वो किसी ऐसे पेशेंट, TB के पेशेंट के एक्सपोजर में आते हैं, तब उनमें ये रिस्क बढ़ जाता है। अगर कोई लो बॉडी वेट का पर्सन, यानी अंडर वेट, मल नरिश्ड है,
ऐसे में वीक बॉडी के कारण, लो बॉडी वेट के कारण वीकनेस रहती है। वीकनेस के साथ साथ उसके में इम्यूनोलॉजिकल जो रिस्पॉन्स है, इम्यून रिस्पॉन्स है, इसलिए सप्रेस हो जाता है। और उसके सप्रेशन होने के कारण इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स कम होता है। और जब ऐसे लोग किसी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं, तब उनमें रिस्क ज़्यादा होता है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस डेवलप करने का। बेबीज या छोटे बच्चे, उनमें वीक इम्यून सिस्टम रहता है। जनरली उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, इसलिए उनमें भी रिस्क ज़्यादा होता है। जो अदर ग्रुप है, जैसे जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, कोई भी ऑर्गन जब ट्रांसप्लांट होता है किसी दूसरे की बॉडी से दूसरे बॉडी में, तब बॉडी का इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसा है, इस पे डिपेंड करता है कि उस ऑर्गन के सर्वाइवल रेट कितने। जब भी ऑर्गन के सर्वाइवल रेट चेक करते हैं, उस समय पेशेंट का इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। वीक होने के कारण पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर किसी को हेड एंड नेक कैंसर है, यानी अगर हेड या नेक का किसी भी पार्ट का, वोकल कॉर्ड का, या हेड में कोई ट्यूमर ट्यूमर है, किसी तरह का क्लॉटिंग है, कोई कार्सिनोमा सेल्स प्रेजेंट है, ऐसे लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण उनमें पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या ट्यूबरकुलोसिस के अदर फॉर्म्स डेवलप होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट, ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट्स जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिया जाता है, यानी पेशेंट को स्टेरॉइड के एक्सपोजर में रखा जाता है। जैसे कोविड में भी पेशेंट्स को स्टेरॉइड दिया गया, तो ऐसे स्टेरॉइडल एक्सपोजर वाले पेशेंट्स को बहुत मुश्किल होती है किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट करने में, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। जो पेशेंट्स जिनको किसी तरह का अर्थराइटिस है या क्रॉन्स डिजीज है, जिनमें एक डेफिशिएंसी होती है, विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, क्रॉन्स डिजीज में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में पेशेंट बहुत ही वीक रहता है, क्योंकि वो चल फिर नहीं पाता, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती। ऐसे में उसका इम्यून सिस्टम अल्टीमेटली वीक हो जाता है। ऐसे पेशेंट जब किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के एक्सपोजर में आते हैं, तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट अगर उनके सामने छींक देता है और उस एयर ड्रॉपलेट्स को वो इनहेल कर लेते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन रिस्क फैक्टर्स के अलावा कुछ और रिस्क फैक्टर हैं, जैसे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, मल न्यूट्रिशन है, वॉर में इन्वॉल्व रहे हैं, पॉवर्टी मल न्यूट्रिशन में, क्योंकि उनका खान पान सही नहीं है, डाइट सही नहीं है, ऐसे लोग, उनके इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, बॉडी में तरह तरह की डेफिशिएंसी होती है। क्योंकि डेफिशिएंसी, इसलिए बॉडी का इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है। ऐसे केसेस में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होने के या कोई भी सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इम्यूनोसप्रेशन, यानी ऐसी डिजीजेस जिसमें इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो प्रॉपर नहीं है। HIV एड्स या कोई भी ऐसी थेरेपी जिसमें स्टेरॉइड्स दिया हो, या ट्यूमर के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडीज डेवलप कराई जा रही हो, या इम्यून सिस्टम वीक है, तो ऐसे केसेस में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या किसी भी फॉर्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस या कोई भी सेकेंडरी इन्फेक्शन
होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे पेशेंट्स जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के एक्सपोजर में होते हैं तो उनमें रिस्क ज़्यादा होता है कि वो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को डेवलप कर लें। ऑक्यूपेशनल डिजीज, जैसे जो लोग माइनिंग में होते हैं या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, ऐसे लोग जिस ऑक्यूपेशन में है उस ऑक्यूपेशन में रेस्पिरेटरी डिजीजेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे पेशेंट्स को अस्थमा होने को बहुत चांसेस ज़्यादा होता है। ऐसे पेशेंट्स में पल्मोनरी डिजीजेस होने के ज़्यादा रिस्क रहते हैं। तो क्योंकि उनमें पल्मोनरी डिजीजेस होने के रिस्क फैक्टर ज़्यादा है और अगर साथ ही उनका इम्यून सिस्टम वीक है तो ऐसे पेशेंट्स में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या फिर कोई भी सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा फिजियो द्वारा दिया गया पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस पर ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।